जो आज जो हमारा है वो लास्ट यूनिट 10th प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो इसमें जो हम फर्स्ट ये करेंगे ये है, देखिए, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज़ ए सिग्नल विच वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। जैसे ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जैसे ये देखो, ठीक है। सो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। ये देखो चेंज हो रहा है टाइम के साथ ये, तो इस सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो डिजिटल सिग्नल। सो डिजिटल सिग्नल आपको पता है, इट इज अ सिग्नल विच हैज़ ओनली कितनी टू डिस्क्रीट वैल्यूज, ओनली टू वैल्यूज, एक लो वोल्टेज लेवल और एक अपर वोल्टेज लेवल, ठीक है। लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल, ठीक है। हाई वोल्टेज लेवल कुछ भी हो सकता है, +5 हो सकता है आपका, +10 हो सकता है, ठीक है, +100 हो सकता है, ठीक है। लेकिन लो वोल्टेज लेवल 0 ही होगा, ठीक है। सो इस सिग्नल की सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, ठीक है, एक 0 और एक अपर वोल्टेज लेवल, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। अभी एनालॉग कम्युनिकेशन पुरानी बात हो गई अब, है ना, और एक दूसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन, इसके बीच डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो एनालॉग में क्या होता है, देखो, स्पीड एंड एक्यूरेसी जो होती है ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन इज़ लार्ज एंड इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज़ नॉट वेरी लार्ज, और इसमें वेरी लार्ज। ओके, ये दो पॉइंट बिल्कुल याद कर लेंगे। और तीसरा पॉइंट है रिकवरी ऑफ मैसेज इज़ नॉट ईजी, और इसमें रिकवरी ऑफ मैसेज इज़ ईजी। इसमें जैसे पुराने एग्जांपल आ गए, टेलीग्राफी, टेलीप्रिंटिंग, है ना, और इसमें आपके लेटेस्ट बिल्कुल मोबाइल, फैक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ये आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। सो यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ meant by the term कम्युनिकेशन। ओके, सो ये है कम्युनिकेशन आपकी। सो कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे पहले, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या होता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स इट इज़ द प्रोसेसिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग। ये तीन वर्ड्स याद रखेंगे, प्रोसेसिंग, सेंडिंग एंड क्या भाई, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय सम डिवाइसेस, ठीक है। अब जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, मतलब इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाइए। सो कम्युनिकेशन सिस्टम में ये होता है, देखो भाई, ट्रांसमीटर, मीडियम, या इसको चैनल भी बोलते हैं, एंड लास्ट में रिसीवर। सो ये आ गया इंफॉर्मेशन सोर्स आ गया। ये इंफॉर्मेशन सोर्स के बाद ये आपकी जो है ये यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया लास्ट में, और बीच में आ गया आपका जो हम बोल रहे थे मीडियम या चैनल, जो भी है ये, ठीक है। सो ये आ गया इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, देन चैनल, देन उसके बाद रिसीवर, और फिर जो यूज़ इंफॉर्मेशन को करेगा वो, ठीक है। सो इसमें ये देख लेते हैं क्या क्या लिखा गया है, ध्यान सुनेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम आपने बना लिया, उसके बाद ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सेपरेटेड बाई, ट्रांसमीटर रिसीवर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, और चैनल उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। चैनल क्या हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर हो सकती है, केबल हो सकती है, और क्या हो सकता है आपका, इट मे बी वायरलेस, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है ना। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, कन्वर्ट्स मैसेज सिग्नल इनटू सूटेबल फॉर्म, ठीक है। जो चैनल है वो मैसेज सिग्नल को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल। उसके बाद जैसे मान लो कोई नॉइज़ ऐड हो जाएगी, जब भी सिग्नल आपका ट्रांसमिट होगा स्पेस में, तो उसमें नॉइज़ ऐड हो सकती है। जैसे मान लो वेदर ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, तो नॉइज़ एड्स टू ट्रांसमिटर सिग्नल ड्यू टू चैनल इम्परफेक्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यदि नॉइज़ ऐड हो गई तो रिसीवर कैसा सिग्नल रिसीव करेगा, उसको बोलेंगे करप्टेड सिग्नल, ठीक है। सो रिसीवर फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेगा ओरिजिनल सिग्नल को एंड डिलीवर्स इट टू द यूज़र। सो ये है एक बार फिर, जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैं वो एक चैनल के द्वारा सेपरेट किए जाएंगे, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, एंड चैनल उनको आपस में कनेक्ट करेगा। चैनल मे बी इन द फॉर्म ऑफ वायर, केबल और वायरलेस। ट्रांसमीटर मैसेज को कन्वर्ट करेगा सूटेबल फॉर्म में फॉर ट्रांसमिशन थ्रू दी चैनल। यदि ऐसे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो नॉइज में ऐड टू द ट्रांसमीटर सिग्नल ड्यू टू चैनल इम्परफेक्शंस, ठीक है। तो रिसीवर को कैसा सिग्नल मिलेगा, करप्टेड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। रिसीवर रिकंस्ट्रक्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल एंड डिलीवर्स इट टू द यूजर, ओके। सो ये है आपकी ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम की, ठीक है।
ये आ गया ट्रांसमीटर सिग्नल, चैनल मैंने बताया इनको, जो आपका ट्रांसमीटर है और रिसीवर है इसको आपस में जोड़ता है ये, और चैनल जो है वो मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए वायर केबल ना, और इट मे बी वायरलेस। और फिर जो सिग्नल है वो रिसीवर के पास आएगा, और फिर रिसीवर इसको जो आगे है वो रिकन्स्ट्रक्ट करेगा इसको ओरिजिनल सिग्नल को, एंड डिलीवर करेगा इसको जो यूजर है आगे। ओके, उसके बाद है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ क्या होता है? सो बैंडविड्थ सिंपली मीन्स कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेज होते हैं वो किस किस रूप में हो सकते हैं। वॉइस मैसेज हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, और कंप्यूटर डाटा फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज सिग्नल्स इनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है भाई। ठीक है, सो इन सभी सिग्नल्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ईच फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज करेक्टराइज्ड बाई, ईच फ्रीक्वेंसी इज करेक्टराइज्ड बाई, each frequency is characterized by ये हाई एंड लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ जो होती है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है, तो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की और लोअर वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, उनको हम, ये एल है वी एल, सो उनको हम उन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैंने बताया कि हर जो सिग्नल है वो वॉइस रूप में हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, मैसेज हो सकता है। सो हर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय हाई एंड लो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड जो हाई वैल्यू होगी और जो लो वैल्यू होगी उनका डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, सो बैंडविड्थ जो होती है फॉर एनालॉग, बैंडविड्थ लिखा बैंडविड्थ फॉर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन आर क्वाइट डिफरेंट। बैंडविड्थ डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग का अलग अलग होता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बैंडविड्थ इज मेंटेन टू ए हाई वैल्यू। ठीक है, डिजिटल सिग्नल में जो बैंडविड्थ है दैट इज मेंटेन्ड टू ए वेरी हाई वैल्यू। ओके, तो डिफरेंट सिग्नल्स का जो बैंडविड्थ है, जो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो स्पीच सिग्नल का ही रहता है भाई 2800 हर्ट्स, म्यूजिक सिग्नल का 20 किलो हर्ट्स, वीडियो सिग्नल का 4.2 मेगा हर्ट्स, एंड टीवी सिग्नल का 6 मेगा हर्ट्स। याद रखेंगे इन बातों को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म मॉड्यूलेशन, और इसकी ज़रूरत क्यों है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो हमने ये बोला कि जो आप बोल रहे हैं वहाँ पे, जो ट्रांसमीटर के सामने बैठा होगा, जो भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो उसके सामने माइक्रोफोन लगा होता है ना। माइक्रोफोन में बोलेगा तो वो जो आपकी वॉइस है उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब ऑडियो सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है सबको पता है कि 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स ये रहता है। ठीक है, तो ये सिग्नल जो है फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है, यदि ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसमें हमें कुछ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं इस ऑडियो सिग्नल में, कैरियर वेव को ऐड करते हैं। कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। ठीक है, तो ऑडियो सिग्नल में जब हमने कैरियर वेव ऐड कर दी तो जो नया सिग्नल बनेगा वो बन जाएगी मॉड्यूलेटेड वेव या मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्पेस में काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, तो कैरियर वेव कैसी वेव होती है? हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है। सो व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ, यदि हमने इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड को वेरी कर दिया इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑडियो सिग्नल, तो हम बोलेंगे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। और यदि इस कैरियर वेव की हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दिया तो हम बोलेंगे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। सो व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ सम करेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव। सम करेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीज़ें बताई मैंने? दो, एक तो बताया मैंने एम्पलीट्यूड, और दूसरा बताया मैंने, है ना, एम्पलीट्यूड बताया, और दूसरा क्या बताया? ये जो सम करेक्टरिस्टिक्स में बताया कि एम्पलीट्यूड वेरी हो सकता है कैरियर वेव का, और दूसरा बताया मैंने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ सम करेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो सिग्नल।
ठीक है। अब क्वेश्चन है ज़रूरत क्यों मॉड्यूलेशन की। सो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन की ज़रूरत इसलिए है कि जो हम तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा स्पेस में वो होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना। जैसे आप रेडियो सिग्नल का एग्जांपल ले लो। सो रेडियो स्टेशन पे आपको पता है जो एंटीना लगा होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो सपोज कर लेते हैं h। सो गुड ट्रांसमिशन के लिए जो हाइट है दैट शुड बी, जो वेवलेंथ है सिग्नल का उसका अपॉन 4 लगभग। ये सिग्नल की वेवलेंथ का अपॉन 4 मतलब बटा 4, मतलब हाइट ऑफ ए ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ λ/4। सिंपल, लैम्डा क्या है, सिग्नल की वेवलेंथ है। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से कि नीड मॉड्यूलेशन का इसलिए है, नीड का मतलब है कि कैरियर वेव क्यों ऐड करनी पड़ रही है ऑडियो वेव में। जो ऑडियो सिग्नल है उसमें कैरियर वेव क्यों ऐड करनी पड़ रही है, तो वो हम अभी सीखेंगे। पहला हमने पढ़ा कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना ये। सो जैसे हमने बोला कि जो हाइट है आपकी ट्रांसमिटिंग एंटीना की वो मैंने बताई आपको कितनी होनी चाहिए, बोलो λ/4 होना चाहिए। ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो ऑडियो सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बताई मैंने 20 हर्ट्स। आपको पता है 20 हर्ट्स से लेके कहाँ होती है अभी 20,000 हर्ट्स। ठीक है। अब 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच कोई वैल्यू ले लो आप। मैंने ले ली 15,000 हर्ट्स। ठीक है। तो यदि मैं फ्रिक्वेंसी लिया है, मान लो फ्रिक्वेंसी मैंने ये ले ली। सो आपको पता है कि वेवलेंथ होती है C = होता है न्यू लैम्डा। न्यू फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया C/न्यू। तो C की वैल्यू सबको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और फ्रीक्वेंसी इसमें से मैंने उठाई है 15,000 हर्ट्स, मतलब 15 × 10⁻³ तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वेवलेंथ आ जाएगी ये 20,000 आएगी, एक जीरो और लगेगी 20,000 मीटर। ठीक है। तो ये बन जाएगी लगभग हाइट जो वेवलेंथ है वो बन जाएगी 20 किलोमीटर। 20,000 आएगा ये। ठीक है। सो अब लैम्डा तो निकल गया। ठीक है, मतलब उस सिग्नल की वेवलेंथ निकाली जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 15,000 हर्ट्स। तो उसकी वेवलेंथ कितनी आई 20,000 मीटर, मतलब किलोमीटर में कितनी आ गई 20 किलोमीटर। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू, ये आ गया लैम्डा ना, लैम्डा की वैल्यू को वहाँ हाइट वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो हाइट मैंने बताया λ/4 होनी चाहिए। तो 20/4 मीन्स 5 किलोमीटर एंटीना की हाइट होनी चाहिए यदि आपने इस सिग्नल को जिसकी फ्रीक्वेंसी 15,000 हर्ट्स है, 15,000 हर्ट्स है, उसको स्पेस में ट्रांसमिट करना है ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू। तो 5 किलोमीटर हाइट का एंटीना इंस्टॉल करना मुश्किल है, इकोनॉमिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो एंटीना ऑफ दिस हाइट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी 15,000 हर्ट्स ली ये कम है, यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हाइट मेंटेन की कम हो जाएगी, वो रीजनेबल हो जाएगी, उसको इंस्टॉल करना ईजी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कौन बढ़ाएगा, तो कैरियर वेव ऐड करनी पड़ेगी। कौन से ऑडियो सिग्नल में हमें कौन सी वेव ऐड करनी पड़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को जब आप ऐड करेंगे वही तो है मॉड्यूलेशन। तो इसको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, मतलब कैरियर वेव को ऐड करने की ज़रूरत है। समझे बात। तो आगे चलते हैं कि दूसरी कारण ये हो सकती है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की, जो इफेक्टिव पावर है। ये दूसरा पॉइंट ये है कि इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लैम्डा। हम चाहेंगे कि गुड ट्रांसमिशन के लिए P शुड बी लार्ज, पावर ज़्यादा होनी चाहिए। जो पावर रेडिएट हो रही है सिग्नल की पावर है ना, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा होनी चाहिए तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि लैम्डा को कम होना पड़ेगा, सो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यदि लैम्डा को कम होना है तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। लैम्डा को कम होना है तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा होना पड़ेगा। अगेन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना पड़ेगा मीन्स ज़्यादा कौन करेगी, कैरियर वेव करेगी ज़्यादा। तो कैरियर वेव को आपको ऐड करना ही पड़ेगा ऑडियो सिग्नल में। मतलब ज़रूरत है आपको कैरियर वेव को ऐड करने की, सुपर इम्पोज करेंगे उसको ऑडियो वेव पे। ठीक है। तो एक बार फिर जो इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ होता है। गुड ट्रांसमिशन के लिए हम चाहेंगे पावर ज़्यादा हो तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेवलेंथ यदि कम होगी, वेवलेंथ को कम चाहिए हमें वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा होना पड़ेगा। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन करेगा, कैरियर वेव
हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव जो है उससे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो कैरियर वेव को ऐड करना ही पड़ेगा ऑडियो वेव में। ठीक है। तीसरा है कि जो आपके डिफरेंट ट्रांसमीटर्स हैं, जैसे मान लो शिमला ट्यून किया आपने, जालंधर ट्यून किया है, तो हर ट्रांसमीटर को क्या किया जाता है, एक कैरियर वेव अलग से असाइन की जाती है। ठीक है। डिफरेंट ट्रांसमीटर्स आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं अलग अलग ट्रांसमीटर्स। तो यदि आप, तो सिग्नल्स मिक्स हो जाएंगे, सिग्नल्स आर गेट मिक्सड अप। इससे बचने के लिए कैरियर वेव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इज असाइन टू ए स्टेशन। ठीक है। हर स्टेशन को एक कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी असाइन की जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि जलंधर बोल रहे हैं कि हम इतने किलो हर्ट्ज पे बोल रहे हैं, इसका मतलब वो कैरियर वेव की बात करते हैं कि कैरियर वेव हमें इतनी असाइन हुई है। ठीक है। और आपका जो रेडियो है उसमें जो रिसीवर है ना, उसमें टैंक सर्किट लगा होता है। तो टैंक सर्किट जो है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करे होते हैं, तो कैपेसिटर वेरिएबल होता है इसमें। तो जब आप उस स्विच को घुमाते हैं तो सी चेंज कर रहे होते हैं आप। सी चेंज करने से जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है ये। तो आप जब सी चेंज करेंगे, ये एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस, सी चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। और जब ये फ्रीक्वेंसी होते होते उस कैरियर वेव के साथ मैच कर जाएगी तो वो ट्यूनिंग हो जाएगी आपकी उस स्टेशन की, वो स्टेशन चल पड़ेगा मतलब। ठीक है। रेजोनेंस में लाया जाएगा टैंक सर्किट को उस कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी के साथ जो उस स्टेशन को असाइन करी है, दी गई है। तो फिर वो रेजोनेंस हो जाएगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी, और वो वाला स्टेशन आपके रिसीवर पे चल पड़ेगा, रेडियो सेट पे। तो कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी इज असाइंड टू जो भी रेडियो स्टेशन है। ठीक है। आगे चलें तो मॉड्यूलेशन की टाइप्स। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मैंने बोला कि ऑडियो वेव में हमें कौन सी वेव को ऐड करना पड़ा, ऑडियो सिग्नल में हमें ऐड करना पड़ा कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव को। तो यही तो है मॉड्यूलेशन ये। अब कैरियर वेव ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो मैंने 3 पॉइंट आपको ऊपर बता दिए। ठीक है। अब है कि यदि हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगे इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो वेव, तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे इस कैरियर वेव की इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑडियो वेव या ऑडियो सिग्नल, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो ये आ गया कि डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ व्हाट, एम्पलीट्यूड, किसका, कैरियर वेव का, इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो वेव। ऑडियो वेव के अकॉर्डेंस आपने किसको चेंज करना है, जो कैरियर वेव आपने ऐड करी है ऑडियो वेव में, उसके एम्पलीट्यूड को यदि चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आ गया। ठीक है। तो ऐसे भी इसका वेव फॉर्म ऐसे दिखता है। ठीक है। इसका वेव फॉर्म ऐसे बनाएंगे, ये आपकी ऑडियो वेव है और इसमें ये कैरियर वेव ऐड हुई, तो फिर ये ऐसे दिखेगा, दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो जाएगा तो मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम एंड सो ऑन, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, ई का मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है। मैक्सिमम, फिर मिनिमम एंड फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इसका मतलब क्या मॉड्यूलेट हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। ठीक है। कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो मतलब चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑडियो सिग्नल या ऑडियो वेव। तो ये है वो ऑडियो वेव, इसमें प्लस किया हमने कैरियर वेव को, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये है एम्पलीट्यूड ई सी। ठीक है। ठीक है। एम्पलीट्यूड है इसका, और ई सी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसकी लिखी हुई, ई सी कैरियर वेव की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई सी है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो, ये एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बड़ा ई सी है। तो कैरियर वेव जब इस पर ऐड करी, प्लस लगाया यहाँ पे, तो आपको जो मिलेगी नई वेव वो ऐसी दिखेगी, एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इसको बोलेंगे। ठीक है। और यदि अब आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है तो उसमें क्या बताया, अब फ्रीक्वेंसी आप वेरी करेंगे किसकी, कैरियर वेव की, इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो सिग्नल। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो सिग्नल। तो ऐसा वेव फॉर्म दिखेगा, दिस इज ऑडियो वेव। ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाई जा रही है ऊपर नीचे, और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ये सिग्नल की। ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब ऐसे बोल दो। ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये ऑडियो वेव का कैपिटल ई एम, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल ई एम। तो वैसे यहाँ पे ये स्मॉल ई, और ये पहले बताया मैंने ऊपर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैरियर वेव का, और पीक वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ई सी है। तो जब इसमें आप इस वेव को
सुपर इम्पोज करेंगे, मिक्स करेंगे, सो आपको जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होना है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ वेव घनी घनी हो जाएगी, देखो ऐसे ऐसे, फिर खुली खुली हो जाएगी, फिर घनी घनी हो जाएगी, या फिर खुली खुली हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या मॉड्यूलेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यदि हम कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी वेरी करें इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो सिग्नल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का वेव फॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि ये जो यहाँ तक डायग्राम दिखाया गया ना, ऐसे ऐसे, ये एक घने घनी बना दी मैंने ऐसे ऐसे, फिर खुली खुली बना देंगे ऐसे, फिर घनी घनी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है। सो यदि हम आगे चलें तो बात करेंगे कि यदि आपने सीख ली डेफिनेशन, वेव फॉर्म बनाना सीख लिया, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में ना। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड क्या भाई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन लिख दो। यदि प्रोसेस वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो वेव, और यहाँ लिखते हैं वेरिएशन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, किसकी, कैरियर वेव की, यहाँ एम्पलीट्यूड और यहाँ फ्रीक्वेंसी इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो वेव। और वेव फॉर्म बना दीजिए नीचे, ये वेव फॉर्म बनाए गए हैं इधर और इधर जो अभी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको घना घना बनाना है ऐसे, फिर खुला खुला कर दो और फिर घना घना कर दो, ये करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। ठीक है, मतलब ऐसे होगा, ये देखो ये वाली जो डायग्राम है ना, थोड़ी सी यहाँ पे ये ऐसे घनी घनी बना देंगे यहाँ पे ये, फिर खुली खुली करो और फिर घनी घनी हो जाएगी ऐसे, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो रही है। ठीक है, सो आगे चलें तो बात करेंगे कि आगे है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, यदि डिफ्रेंशिएट करना है, ये वाला पॉइंट आ गया। क्वालिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल इसमें इतनी अच्छी नहीं होती और इसमें बेटर होती है, अच्छी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। और एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लो है, एफिशिएंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हाई है, याद रखेंगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर, आपको पता ही है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर और उसकी डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा करेंगे। गैसियस इनवेल्प जो अर्थ को सराउंड कर रहा है, गैसियस इनवेल्प सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसकी 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें आप ऐसे याद रखेंगे TSMI। तो ये बनेगी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड आइनोस्फियर। ठीक है, ये बना दिया जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया ये। तो यहाँ देखेंगे कि ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से यदि आप 12 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप कौन से स्फीयर में हैं भाई, ट्रोपोस्फियर में। तो इसका एक्सटेंशन अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर का। ठीक है, और फिर आगे 12 से लेके आप 50 तक जा रहे हैं, यहाँ तक आ जाएगा 50, तो आप स्ट्रेटोस्फियर में। तो स्ट्रेटोस्फियर में ही 30 किलोमीटर के आसपास वो है आपकी ओजोन लेयर, मतलब ग्राउंड से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास यहाँ वो ओजोन लेयर पाई जाती है, जो आपको पता ही है कि जो भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं सन से, अल्ट्रावायलेट रेस, उनको वो ओजोन लेयर जो है अब्जॉर्ब कर लेती है और वो अर्थ पर नहीं आ पाती। ठीक है, तो उसके बाद फिर मीजोस्फीयर का एक्सटेंशन ग्राउंड से लेना है तो 175 किलोमीटर तक आगे एक्सटेंड है ये। और लास्ट में जो लेयर है आपका वो है ये है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखा है आइनोस्फीयर है। आइनोस्फीयर का एक्सटेंशन 480 किलोमीटर तक है, और इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं अपेलेटन लेयर और दूसरी को बोलते हैं केनेली हैबिसाइड लेयर। ठीक है, सो यही है, तो मतलब 480 किलोमीटर तक एक्सटेंड है आपका हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ऊपर अर्थ सरफेस से वो 480 किलोमीटर तक लगभग एक्सटेंड है। 4 लेयर बता दी मैंने, इसमें बताई ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजो, आइनो। ठीक है, और कौन से इसमें पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो ये लिखा देखो यहाँ, ट्रोपोस्फियर की एक्सटेंशन लिख दी 12 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। सो स्ट्रेटोस्फियर जो है एक्सटेंड्स बिटवीन 12 किलोमीटर टू 12 से ऊपर 50 तक, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, बताया मैंने, ओजोन लेयर। देन कम्स द नेक्स्ट वन। और ओजोन लेयर क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमें जो भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं सन से, which protects living tissues from harmful UV ultraviolet rays coming from sun। और मीजोस्फीयर का एक्सटेंशन बता दिया मैंने 50 से लेके ऊपर को 175 किलोमीटर तक, और मेन जो वो है फिर आइनोस्फीयर। ठीक है, आइनोस्फीयर जो एक्सटेंशन है वो 175 किलोमीटर से लेके मैंने बताया था कि 480 किलोमीटर तक फ्रॉम अर्थ सरफेस।
जिसका काम इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, मेन चीज़ है इसकी आयनोस्फीयर की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, बताया मैंने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इज वेरी लार्ज, अप टू 250 किलोमीटर तक ज़्यादा होगी। वो लेयर होगी कैनली हैप्पीसाइड लेयर, ठीक है। और फिर 350 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपर को तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और वो लेयर होगी पेलोटोन लेयर, और उसको सिंपली एफ लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ई लेयर और एफ लेयर भी आप याद रख सकते हैं आयनोस्फीयर में जो 2 लेयर्स पाई जाती हैं। अब है जो मेन क्वेश्चन है आपका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, कि डिस्कस द रोल ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है। सो रेडियो वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन 3 किलो हर्ट्स एंड, रेडियो वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है याद रखेंगे 3 किलो हर्ट्स से लेके 300 गीगा हर्ट्स तक होता है, फ्रिक्वेंसी रेंज याद रखिए। अब ये जो आपका प्रोपेगेशन है रेडियो वेव्स का, यदि आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन है तो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, सेकंड वन इज स्काई वेव प्रोपेगेशन। देन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सरफेस वेव प्रोपेगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। सो ये करेंगे स्टडी। नोट लिखने को आता है अभी कि ग्राउंड वेव पे नोट लिखो, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन पे, और ये आगे देखो क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया। तो ये आएगा आपका पहला क्वेश्चन कि ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ये आ गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ऐसे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में रेडियो वेव क्या होती है, ग्राउंड वेव पहले तो ये लिखो, व्हाट इज ग्राउंड वेव, रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज आर कॉल्ड ग्राउंड वेव्स, ये लिखनी है आपने एक लाइन। और फिर ये 3-4 पॉइंट्स लिखने कि रेडियो वेव्स जो ट्रैवल करती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से कहाँ जाएंगी, रिसीविंग एंटीना पर, लेकिन वो अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगी, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रैवल करेंगी, ठीक है। सो जब वेव चलेगी ये, तो वेव क्या करेगी, ग्राउंड में करंट इंड्यूस करेगी, वेव इंड्यूसेस currents in the ground and hence loses some of its energy, तो this wave will induce currents in the ground and इसकी वजह से इसकी एनर्जी में लॉस आएगा। यदि हम अब, क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली आपको पता ही है प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि एनर्जी बढ़ जाए, तो उससे क्या होता है, उससे ये ग्राउंड इस वेव को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। सो हमने बोला कि एनर्जी ऑफ वेव डिक्रीज करेगी, डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से भी एनर्जी जो है वेव की उसमें कमी आएगी, ठीक है। सो ग्राउंड वेव जो है बेसिकली वो इट इज़ यूजफुल ओनली एट लो फ्रिक्वेंसीज, ग्राउंड वेव इज यूजफुल ओनली एट लो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। सो सिग्नल कैन बी रिसीव्ड, और इसके थ्रू जो सिग्नल है वो लगभग 1500 किलोमीटर तक जा सकता है, आगे ट्रैवल कर सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट इन मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड आर ट्रांसमिटेड बाय ग्राउंड वेव, ठीक है। सो जो मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड है वो उसके थ्रू जो है, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में जो सिग्नल आता है वो ग्राउंड वेव के थ्रू आता है, ठीक है। सो 3-4 पॉइंट्स यहाँ लिख देने आपने कि ये अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ ट्रैवल करती हैं ग्राउंड वेव्स, दे इंड्यूस करंट इन द ग्राउंड, उसकी वजह से इनकी एनर्जी में लॉस आता है, डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स की वजह से भी इनकी एनर्जी में लॉस आ सकता है, ठीक है। और यदि हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि एनर्जी बढ़ जाए, तो फिर जो एब्जॉर्प्शन है सिग्नल का, मतलब ग्राउंड सिग्नल को फिर ज़्यादा एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, तो फ्रिक्वेंसी भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और इट इज़ यूजफुल दिस थ्रू दिस ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन सिग्नल कैन बी रिसीव्ड अप टू, कितनी डिस्टेंस बताई मैंने, 1500 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो मेन आपका क्वेश्चन है कि स्पेस वेव प्रोपेगेशन के ऊपर नोट लिखिए। तो स्पेस वेव में ये होता है, देखो स्पेस वेव, पहले तो आप बोलोगे बड़ी स्पेस वेव, स्पेस वेव क्या होती है, रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 30 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये रखें ध्यान, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उनको बोलते हैं स्पेस वेव्स। रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज आर कॉल्ड स्पेस वेव्स। और उसके बाद फिर ये है भी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखो ये ट्रोपोस्फियर आ गया पिक्चर में, ये
अब ध्यान से देखेंगे, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस आ गया, और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना आ गया इधर, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना आ गया इधर ये, और ये रिसीविंग एंटीना आ गया इधर, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि इसमें 3 तरीक़ों से ट्रोपोस्फियर का रोल है भाई, जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है जो 12 किलोमीटर, ठीक है, तक एक्सटेंड है, उसका रोल है स्पेस वेव प्रोपेगेशन में, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल आपका रिसीविंग एंटीना तक आना है, यदि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, और ये है आपका रिसीविंग एंटीना, तो सिग्नल को यहाँ से यहाँ पहुँचना तो 3 तरीक़ों से हो सकता है अभी, ठीक है। एक तो ये होगा देखो कि डायरेक्टली सिग्नल रिसीविंग एंटीना पे पहुँच गया, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेव। दूसरा हो सकता है कि सिग्नल पहले ग्राउंड को टच करा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको बोलेंगे ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव, और फिर सिग्नल रिसीव कर लिया एंटीना ने, इसको बोलेंगे रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तीसरा तरीका हो सकता है कि एक वेव पहले आपकी ये सिग्नल जो है आपकी जो वेव है वो कहाँ गई, पहले ट्रोपोस्फियर से रिफ्लेक्ट हुई वेव ये, और फिर आपकी रिसीविंग एंटीना पे आएगी, इसको बोलेंगे ट्रोपोस्फियर रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव, ओके। सो ये होना है इसमें, सो दिस इज ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव, ये होना है, ठीक है। तो ये लिखा हमने यहाँ, देखो आगे, दिस इज स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ये आ गया। तो अभी मैं बता रहा था आपको वही है ये, कि रेडियो वेव्स विच ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना से डायरेक्टली रिसीविंग एंटीना पे चलेगी, वो कौन सी वेव बताई मैंने, डायरेक्ट वेव, पाथ 1 पे दिखाई गई थी फिगर में, ठीक है। रेडियो वेव्स विच रीच रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, उनको बोलेंगे ग्राउंड रिफ्लेक्टेड वेव, पाथ 2 पे दिखाई थी। एंड रेडियो वेव्स विच रीच रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ट्रोपोस्फियर आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टेड ईडी है, ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव, और कौन से पाथ पे दिखाई थी डायग्राम में, तीसरे पाथ पे, ठीक है। सो ये देखो अब यहाँ पे ये था वो, ये वाला, ये यहाँ से कौन चल रहा है, ये रेडियो वेव्स ही हैं ये, है ना, रेडियो वेव्स जो डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना पे पहुँच गई, वो उसको बोलेंगे डायरेक्ट वेव, ये लिखा है। एंड रेडियो वेव्स विच रीच दिस रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ ग्राउंड से, ये तो इधर पहुँच गई जाके रिसीविंग एंटीना पे। एंड रेडियो वेव्स विच रीच दिस रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ट्रोपोस्फियर और कॉल्ड ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव, ट्रोपोस्फेरिक रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सो ये 3 तरह की इसमें याद रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे, तो डायग्राम बनाएंगे और इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये अब आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, कौन सा, कि स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो बेसिकली स्काई वेव प्रोपेगेशन में पहले तो आपको पता होना चाहिए स्काई वेव होती क्या है। सो रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 मेगाहर्ट्ज एंड क्या भाई 30 मेगाहर्ट्ज, रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन, क्या बताया, बिटवीन 2 मेगाहर्ट्ज एंड 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब 2 मेगाहर्ट्ज और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच जो रेडियो वेव्स होंगे उनको बोलते हैं स्काई वेव्स। तो उनका प्रोपेगेशन कैसे होता है, कैसे वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए डायग्राम, ये आ गई, ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे बड़े ध्यान से, ये है आपकी अर्थ, ये अर्थ है, ये जो नीचे बनी हुई है, ठीक है। अब अर्थ से आपकी जो ये देखिए, ये अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ, ठीक है। ये आपकी अर्थ ये बनाई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये वाला,
दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना। दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये आ गया। सो अब ये सिग्नल अलग अलग जगह पे अर्थ पे कैसे पहुंचता है, थ्रू स्काई वेव प्रोपगेशन, ये देखेंगे आप, ठीक है। सो भाई जो वेव्स कम वर्टिकल एंगल पे, जहाँ ये कर्सर चल रहा है, जो वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना से कम वर्टिकल एंगल पे निकलेगी, वो आयनोस्फीयर की एफ लेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट होके काफ़ी दूर तक अर्थ में जाके रिसीवर के पास पहुंचेगी। रिसीविंग एंटीना पे बहुत दूर तक ही ट्रैवल करती है वेव, जो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जो अपर लेयर है आपकी आयनोस्फीयर की, कौन सी लेयर है वो, एफ लेयर, तो काफ़ी दूर तक वो पहुँचती है। देखो ये जो एफ लेयर से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन वो एंटीना से कम वर्टिकल एंगल पे छूटनी चाहिए। थोड़ा सा वर्टिकल एंगल बढ़ गया तो वो पाथ 2 दिखाया गया, देखो। सो वर्टिकल एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लार्जर वर्टिकल एंगल पे एंटीना से चली वेव, तो वो ई लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ई लेयर भी आयनोस्फीयर की ही एक लेयर है, ई लेयर उसको रिफ्लेक्ट कर देगी और वो ग्राउंड पे फिर पहुंची पॉइंट पी पे, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वो भी काफ़ी दूर तक चली जाती है, लेकिन उतनी दूर नहीं जाती, उतनी दूर नहीं जा पाती जितनी वो एफ लेयर से रिफ्लेक्ट होके पहुंचती है, ठीक है। और फिर जो वर्टिकल एंगल, एक मैक्सिमम वर्टिकल एंगल आता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसके बाद यदि आपका एंगल यहाँ से उस वर्टिकल एंगल, मैक्सिमम वर्टिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो फिर रेज वापस वो इनको फिर कोई भी लेयर मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सो वो वेव्स कौन कौन सी हैं यहाँ, 3 और 4, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, ना ये लेयर से होती है ना एफ लेयर से होती है, तो यही इसमें लिखा है। और एक और चीज़ जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये जो इंस्टॉल करा है आपने अर्थ पे, ये वाला, यहाँ से सिग्नल जो है दिखाया गया है नीचे कि ग्राउंड वेव के थ्रू सिग्नल पॉइंट ए तक ही पहुँच सकता है। मैंने बताया वो मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक जा सकता है, तो ग्राउंड वेव रेंज है ये, मतलब यहाँ से सिग्नल छूटेगा तो ग्राउंड वेव, क्योंकि वो वेव जो वो अर्थ के लॉन्ग ट्रैवल करती है ना, तो ये दिखाई गई है, देखो ये, और यहाँ तक ही पहुँचेगी वो, ठीक है। और यहाँ से देखो बीच में यहाँ किसी भी जो 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 स्किप दिख रहा है, स्किप जोन, स्किप जोन का मतलब ये वो वाला एरिया है जहाँ कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा, इसको बोलेंगे स्किप जोन। स्किप हो गया सिग्नल यहाँ से, यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिला। और ये जो आपकी मतलब स्काई वेव के थ्रू सिग्नल मिला है वो पी पे मिला है, और पी से आगे यहाँ, ठीक है। सो पी से पहले तो कोई सिग्नल रिसीव हुआ थ्रू स्काई वेव, तो एंटीना से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे स्किप डिस्टेंस, ठीक है। तो यही लिखा हुआ इसमें। तो ये था आपका डायग्राम, और फिर अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट इसमें जो भी बताया मैंने वो लिखा के यहाँ पे देख लीजिए। सो ये है, ठीक है। सो रेडियो वेव 1 इज रेडिएटेड एट स्मॉल वर्टिकल एंगल, अभी समझाया था मैंने, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई थी, एफ लेयर से, और वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके रिसीविंग एंटीना के पास पहुंची थी, है ना। दे रीच एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम रिसीविंग एंटीना, से बहुत दूर तक चली जाती हैं वेव, जो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, एफ लेयर से। ये एफ लिखा है, एफ लेयर से जो रिफ्लेक्ट होंगी वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से ज़्यादा दूर तक जाएंगी। और दूसरे वाली रेडियो वेव्स 2 रेडिएटेड एट लार्जर वर्टिकल एंगल, उसके लिए वर्टिकल एंगल थोड़ा बढ़ा दिया था, वो रिफ्लेक्ट होंगी ई लेयर से, ठीक है। और रेडियो वेव्स 3 और 4 रेडिएटेड एट वेरी लार्ज वर्टिकल एंगल, आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाई आयनोस्फीयर, ना उसको ई लेयर रिफ्लेक्ट कर पाती है ना एफ लेयर। फिर मैंने बताया कि ग्राउंड वेव के थ्रू सिग्नल कहाँ तक आ सकता है, इट इज़ डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड बाई ग्राउंड वेव, ठीक है। डिस्टेंस, उस डिस्टेंस मतलब उसको बोलते हैं ग्राउंड वेव रेंज। सो ग्राउंड वेव रेंज डिस्टेंस ही होती है जहाँ उस डिस्टेंस तक सिग्नल ग्राउंड वेव के थ्रू रिसीव हो सकता है। स्किप जोन क्या बताया, जहाँ कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा। सो इट इज ए रीजन, ये वो क्षेत्र है जहाँ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी बताए थे मैंने फिगर में, वेयर नो सिग्नल इज रिसीव्ड एंड मैक्सिमम वर्टिकल एंगल, हाँ ये था वो, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल एंगल अबव विच रेडियो वेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाई आइनोस्फियर, मैक्सिमम वर्टिकल एंगल बोलते हैं उसको। उससे पहले पहले जो वेव्स थी इसके लिए वर्टिकल एंगल स्मॉल था, 1 के लिए, 2 के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, और 3 और 4 के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, वो मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया मैक्सिमम वर्टिकल एंगल से। उसके बाद वो जो लेयर्स हैं आइनोस्फीयर की वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, और वो सिग्नल जो है उनके थ्रू अर्थ पे किसी भी जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था बोलने का मतलब मेरा ये, ठीक है। तो ये थी, इसके लिए जो आपका एंगल था ये स्मॉल वर्टिकल एंगल है, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ इसका, एफ लेयर से, बहुत दूर तक सिग्नल जाएगा,
और इसके थ्रू जो जो वर्टिकल एंगल बढ़ गया थोड़ा सा और, तो पाथ 2 दिखाया गया है, ई लेयर से रिफ्लेक्शन होगा और ग्राउंड पे आएगी, ग्राउंड पे आके फिर रिफ्लेक्ट होके फिर ये फाइनली यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ सिग्नल रिसीव हो जाएगा। और 3 और मैक्सिमम वर्टिकल एंगल से नीचे नीचे यदि एंगल है आपका तो रिफ्लेक्शन होगी ई लेयर और एफ लेयर से। लेकिन मैक्सिमम वर्टिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल हो गया, जैसे 3 और 4 रेस का दिखाया गया है, तो वो आइनोस्फीयर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा फिर, और ये मतलब आइनोस्फीयर इज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट द रेस हैविंग एंगल वर्टिकल एंगल मोर देन दी मैक्सिमम वर्टिकल एंगल। और कौन सी रेस के लिए है वो, रेडियो वेव्स के लिए है, 3 और 4 के लिए। तो ये है बोलने का मतलब, ठीक है। और मैंने बताया था कि डिस्टेंस अप टू विच सिग्नल कैन बी रिसीव्ड बाय ग्राउंड वेव इज कॉल्ड ग्राउंड वेव रेंज। तो यहाँ से एंटीना से सिग्नल चला गया अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ तक पहुँच गया। सो ये वाली डिस्टेंस जो होगी यहाँ ग्राउंड वेव रेंज बोलेंगे इसको, मतलब इस डिस्टेंस सारी इस डिस्टेंस पे सिग्नल ग्राउंड वेव के थ्रू पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बताए थे मैंने, ए और पी, है ना। यहाँ एक ऐसा रीजन है, ये यहाँ से कोई सिग्नल रिसीव नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्किप जोन, है ना। और स्किप डिस्टेंस बताई मैंने कि हाँ ये वाली डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड दिस पॉइंट पी। सो ये आएगा नेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। सो ये है फिर मॉड्यूलेशन हो गया। आप करेंगे डीमॉड्यूलेशन। देखो इस सिग्नल मॉड्यूलेटेड वेव, कैरियर वेव ऐड हो गई ना आपकी ऑडियो वेव में, सो वो मॉड्यूलेटेड वेव बन गई। तो कैरियर वेव ने सिर्फ सिग्नल को मतलब एक समझ लो कि उसको एनर्जी दी उस सिग्नल को, और वो स्पेस में बड़े दूर तक ट्रैवल कर गया। अब आपके रिसीवर के पास पहुंच गया, वो रिसीवर के पास पहुंच गया, तो रिसीवर का मतलब है कि सिंपल आपका रेडियो सिग्नल मान लेते हैं, तो रेडियो सेट जो है आपका वो रिसीवर है, ठीक है। तो वहाँ डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है भाई, मतलब अब आपको तो ऑडियो सिग्नल ही चाहिए, कैरियर वेव थोड़ी चाहिए। तो कैरियर वेव को तो वहाँ से फिल्टर करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडियो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना मॉड्यूलेटेड वेव से, ताकि वो कैरियर वेव फिल्टर हो जाए तो आपको ऑडियो मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो इट इज़ दी बट इज डीमॉड्यूलेशन, इसका जो सर्किट डायग्राम बनाओ, सर्किट लिखा है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब कैरियर वेव को फिल्टर करना। तो कैसे होती है वही रखेंगे ध्यान, ये सर्किट लगेगा। सो ये है आपका, ये देखिए ये है वो जो रिसीवर, आपका रिसीवर के पास ये वाली वेव पहुंची है, और इसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है, ऑडियो वेव और कैरियर वेव जो है ऐड है उसमें, और जो आपको मिल रही है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद ऑडियो सिग्नल। सो आपको वेव मिलेगी वो होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो उसका वेव फॉर्म ऐसा दिखता है, यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया, ये आपके रिसीवर के पास पहुँच गई। सो रिसीवर में आगे ये टैंक सर्किट लगा होता है, मैंने बताया था, ये इंडक्टर लगा है, और ये क्या है आगे कैपेसिटर है वेरिएबल। सो वेरिएबल कैपेसिटर, तो फ्रिक्वेंसी क्या बताई थी 1/2 LC अंडर रूट, ये थी ना। अब बेसिकली आप सी को चेंज कर रहे होते हैं, यहाँ जो आप नॉब घुमाते हैं ना ऐसे रेडियो सेट का, फिर अलग अलग स्टेशन लग जाते हैं, तो बेसिकली आप सी चेंज करने से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। और ये वाली फ्रिक्वेंसी जो है यदि जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच हो गई, हर स्टेशन को मैंने बताया कैरियर वेव अलग अलग फ्रिक्वेंसी की असाइन की होती है। सो जितनी फ्रिक्वेंसी आपकी इस टैंक सर्किट की हो गई उतनी ही वो कैरियर वेव की है, तो वो रेजोनेंस होगी, फ्रिक्वेंसी मैचिंग हो गया, मीन्स वो सिग्नल पकड़ लेगा आपका रिसीवर, ठीक है। वो है सिंपल बोलने का मतलब। सो रेजोनेंस के साथ लाया जाता है, जो टैंक सर्किट है रेजोनेंस के साथ लाएगा, रेजोनेंस में लाएगा आएगा मतलब फ्रिक्वेंसी मैचिंग करेगा, फ्रिक्वेंसी मैचिंग होगी, और फिर उसके बाद ये डायोड लगा रेक्टिफिकेशन के लिए, और यहाँ फिर कैरियर वेव फिल्टर हो जाके आपको ऑडियो सिग्नल ही मिलेगा लास्ट में, ठीक है। सो ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये है देखो ये, तो मैं बता रहा था कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो रिसीवर के पास पहुँच गई। मॉड्यूलेटेड वेव इज फेड इनटू, वो प्राइमरी कॉइल में चली गई, ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ स्टेप डाउन। सो टैंक सर्किट लिखा है, टैंक सर्किट बीज ब्रॉट इन रेजोनेंस, ये बता रहा था, तो रेजोनेंस में लाया जाएगा उसको, ये 1 क्या बताया फॉर्मूला, ये सी को चेंज करेंगे, और जो आपकी ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी है उतनी ही टैंक सर्किट की फ्रिक्वेंसी हो गई, तो फिर वो रेजोनेंस हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी, और फिर वो वाला स्टेशन ट्यून हो जाएगा आपका, अलग पड़ेगा वो, ठीक है। तो टैंक सर्किट को रेजोनेंस में लाया जाता है विद मॉड्यूलेटेड वेव। सो डायोड डी इसमें एक्ट्स एज रेक्टिफायर, है ना। तो एक ही डायोड लगाया तो पॉजिटिव हाफ्स को रेक्टिफाई करेगा, इट कंडक्ट्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ्स, ठीक है। रेक्टिफाइड सिग्नल कंटेन्स बोथ ऑडियो सिग्नल अभी भी एंड कैरियर वेव, उसमें अभी भी दोनों हैं। तो कैपेसिटर सी ऑफर्स लेस रिएक्टेंस टू हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव, देखो कैरियर वेव फ्लोज थ्रू सी, सी से फ्लो कर जाएगी,
ठीक है। सो सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ C2 एंड RL इज यूज टू ऑब्टेन ऑडियो सिग्नल। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया, ये बात कर रहे थे कि जो आपकी डीमोडुलेशन है ये, ठीक है, ये बोल रहा हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो आपके रिसीवर के पास पहुंच गया। सो ये आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिख रहा है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसका सेकेंडरी है, इसमें टर्न ज़्यादा है, इसमें कम है, और आगे एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा है। सो अब यहाँ फिर यहाँ अपने कैपेसिटेंस को एडजस्ट करके जो रेजोनेंस में लाना है टैंक सर्किट को मॉड्यूलेटेड वेव के साथ, ठीक है, ले आए। सो जैसे आगे जो डायोड है वो क्या करेगा, डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हार्स, मतलब ये वाला सिग्नल रह जाएगा जब डायोड से वेव निकलेगी यहाँ से, यहाँ पे जो सिग्नल रह जाएगा वो ये ऊपर वाला रह जाएगा, ऐसे ये वाला रह जाएगा, ये क्योंकि डायोड विल कंडक्ट, एक डायोड है ना यहाँ, तो ड्यूरिंग रेक्टिफाइड सिग्नल होगा ये ठीक है। तो डायोड विल कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हार्स, तो ऊपर वाला रह जाएगा ये। अब लेकिन इसमें अभी भी आपकी कैरियर वेव है, ऑडियो तो है ही, कैरियर वेव को फिर आपने फिल्टर करना है, ठीक है। तो आगे ये कैपेसिटर लगा होगा, कैपेसिटर ये C है। अब कैपेसिटर में आपको पता है ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है XC = 1/2πfc, ठीक है। सो कैरियर वेव इस रास्ते फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। यदि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हाई है तो कैरियर वेव के लिए रिएक्टेंस कम मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया कि कैरियर वेव इस रास्ते फिल्टर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है ये, ठीक है, ये उस कैरियर वेव के लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बिकॉज F ज़्यादा होगा तो XC कम होगा, XC कम हो जाएगा। XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ही होता है वो जो कैपेसिटर ऑफर करता है, ठीक है। सो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये कैरियर वेव के लिए, तो कैरियर वेव यहाँ से फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये सर्किट कंप्राइजिंग दिस C2 एंड R, दिस सर्किट इज यूज टू ऑब्टेन दिस ऑडियो सिग्नल, ठीक है। सो ये लिखा था वहाँ पे। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीमोडुलेशन हो गया, कि जब ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, जैसे मान लो टीवी सिग्नल ही है, सो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसकी जो हाइट है, जितनी ज़्यादा उसकी हाइट होगी उतने दूर तक ही सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो लार्जर द हाइट ऑफ दिस ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है, ये देखो अर्थ पे ये इंस्टॉल करा है, ये अर्थ है, और ये एंटीना इंस्टॉल करा है ये AB, और इसकी हाइट H, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी सिग्नल उतने दूर तक जाएगा, मतलब उतनी ज़्यादा कवरेज रेंज होगी इसकी। तो ये करना है प्रूफ, लार्जर दी हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना लार्जर विल बी दी कवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें ये आएगा कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंडर आएगा ये आर्टिकल, ठीक है। तो ये प्रूव करना होता है कि ज़्यादा हाइट होगी तो ज़्यादा दूर तक सिग्नल जाएगा, मतलब उसकी कवरेज रेंज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका सिग्नल जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से छूटेगा, ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया ये। सो अब आप इसमें देखिए कि इसमें जो है बेसिकली वो ये है, हमने प्रूव करना है कि ज़्यादा हाइट होगी एंटीना की, ट्रांसमिटिंग एंटीना की, तो सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाएगा, और ज़्यादा रेंज होगी उसकी, ज़्यादा दूर तक सिग्नल रिसीव किया जाएगा, ठीक है। सो इसको आप प्रूव करने के लिए देखो, ये एंटीना ले लिया जिसकी ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इसकी हाइट H है, ये अर्थ है, और अर्थ का जो रेडियस है वो R है, ये भी R ही हो गया। और यहाँ से सिग्नल जो चला वो ये देखो यहाँ तक पहुँच गया जाके, तो ये हुआ कवरेज रेंज, ये चला सिग्नल यहाँ, ये अर्थ का सरफेस है, ये देखो ये यहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है जहाँ कर्सर चल रहा है, और यहाँ तक चला गया। कवरेज रेंज मैंने D मान ली, D, इसको D बोल दिया, ठीक है।
सो ये जो ए सी डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज सी, ये है कवरेज रेंज, कवरेज रेंज बोल देंगे इसको, ठीक है, ये आ गया। सो अब यदि मैं ये इस पॉइंट बी को सी से मिलाता हूँ तो यहाँ देखो, सो ये जो बी सी है ये लगभग लगभग मैं ए सी के इक्वल ले लूँगा यहाँ पे, और ये ए सी जो है जितना ये वाला डिस्टेंस है आर्क में कितना है डी, तो ये भी लगभग डी हो जाएगा, तो बी सी भी लगभग डी हो जाएगा, ऐसा यहाँ डी लिख दिया है। तो ये देखो ये रेडियस है अर्थ का, तो ये एक राइट एंगल, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ऊपर ये हाइट है, ऊपर ये हाइट है ये एंटीने की। सो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये जहाँ मेरा ये कर्सर चल रहा है ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, नाम बोलो इस ट्रायंगल का, ये बन गया आपका ओ बी सी। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे ओ बी सी में, ठीक है। सो इन राइट एंगल, यार आर अर्थ का रेडियस है, हाइट एच एंटीने की है, और ये डी कवरेज रेंज है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है, ओ बी सी। हाँ तो बन जाएगा ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन गया ये ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, या आर मीन्स ये वाली डिस्टेंस ओ सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, लग गई पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी की वैल्यू पुट कर दो, तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आर है ये, और आगे एच है तो आर प्लस एच, तो दिस इज आर प्लस एच, और उसका है होल स्क्वेयर। और ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी तो आर के इक्वल है तो आर स्क्वेयर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी जो है वो कवरेज रेंज, डिस्टेंस यहाँ तक सिग्नल जा सकता है, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर टू आर एच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वेयर कट गया ये, और मैंने बताया कि जो एंटीना की हाइट है वो बड़ी कम है अर्थ की रेडियस से, बिकॉज अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, तो एच जो है वो कितना होगा, 100 मीटर होगा, 50 मीटर होगा, इतने होगा एंटीना, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, देयरफॉर एच स्क्वेयर है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 2RH, इन कंपैरिजन टू 2RH, मतलब इस 2RH की तुलना में एच स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मत लिखो। तो क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ 2RH जो बचा, तो ये लिखा मैंने, यहाँ जरूर लिखना है साइड में, 2RH ही बचा इधर ये, और इधर बचा डी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से डी निकाल लो, सो डी हो जाएगा 2RH अंडर रूट, ठीक है, और डी हो जाएगा यहाँ से 2RH अंडर रूट। तो इसमें जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट एच। तो ज़्यादा हाइट होगी एंटीने की तो कवरेज रेंज भी ज़्यादा होगा, एंटीने की हाइट ज़्यादा होगी तो कवरेज रेंज भी ज़्यादा होगा। सो ये आ गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो यहाँ से एच निकाल दो, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वेयर अपॉन 2, यहाँ से हाइट के लिए पूछेंगे एंटीना की हाइट, तो एंटीना की हाइट हो जाएगी यहाँ से डी स्क्वेयर अपॉन 2R, डी स्क्वेयर अपॉन 2R। और ऐसे पूछेंगे कि प्रूव करो कि ज़्यादा हाइट होगी एंटीने की तो कवरेज रेंज भी ज़्यादा होगा, तो आपने प्रूव करना कि डी 2R कॉन्स्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच। सो लार्जर द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना लार्जर विल बी द कवरेज रेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे आपको किया है, इसको आप कर लेंगे ये, ठीक है। ये बताया मैंने अभी कि जो आपकी डी है वो डिस्टेंस तक सिग्नल रिसीव किया जा सकता है, इसको कवरेज रेंज भी बोलते हैं। आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, एच हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना है। फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल में गए ओबीसी में ना, ओबीसी में गए और ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बताया मैंने, फिर वैल्यूज पुट कर दी। बीसी को मैंने बोला डी लिखना है, ओबी की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ फिर ये आर स्क्वायर कट गया, और मैंने बोला एच इज़ वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, सो एच स्क्वायर को 0 लिख सकते हैं, एच स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 2RH, ठीक है। सो फिर आपने ये एच स्क्वायर जो यहाँ से निगलेक्ट कर दिया, तो 2RH इज इक्वल टू क्या बचा, डी स्क्वायर।
तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हो फिर, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच, मीन हाइट ज़्यादा होगी तो कवरेज रेंज भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ओके देन।